हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको महाराष्ट्र का इंट्रोडक्शन दिया था कि महाराष्ट्र स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आया, ओके कौन से डेट से हम महाराष्ट्र बोलने लगे स्टेट का नाम, उसके अलावा कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने रेवेन्यू डिविजन्स हैं और महाराष्ट्र का फीचर क्या है, स्टेट में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ है जो आपको देखने को मिलती है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाराष्ट्र में हम तीन सेक्टर से क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब वो तीन सेक्टर आपने अपने स्कूल टाइम पे भी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। वो तीन सेक्टर क्या है? वो तीन सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। एक होता है एग्रीकल्चर का सेक्टर, एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है। दूसरा आपका आ गया इंडस्ट्री, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हो गया सर्विस सेक्टर। सर्विस क्या हो गया अपना, टर्शियरी। तो हम हर लेक्चर में, जैसे आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी अबाउट एग्रीकल्चर, कि सबसे पहले आप ये सीखोगे कि अपने स्टेट एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना % पैसे कमा रहा है, ओके। इसके अलावा आप सीखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला है, ठीक है। तो आप इसमें दो चीज़ पढ़ने वाले हो। पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने स्टेट में प्रॉब्लम क्या है, ओके, और ये प्रॉब्लम का सल्यूशन अपनी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या निकाला है। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा इस पे होने वाला है। सो लेट्स कम टू आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटी। देखो, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास एक लैंड है और वो लैंड में हम क्या करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, करेक्ट, ये एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा एलिड एक्टिविटी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ माइनिंग, है ना, फिर बहुत सारे अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाना, है ना, फिर गाय, ये सब से जो हम लोग दूध निकालते हैं, तो ये सारे क्या है ना, एलिड एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो पहले तो अपना महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना % ऑफ पैसा कमाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे अपना महाराष्ट्र का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, वो है 12.2% ड्यूरिंग 16-17, जो कि 2001 और 2 में 15.3% था। मतलब पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अच्छा पैसा कमाते थे, अब वो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है स्टेट की इनकम, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा स्टेट कितना पैसा कमा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड पहले अपने स्टेट में था 15.3%, मतलब 100% में से 15.3% ऑफ इनकम हम एग्रीकल्चर सेक्टर से कमाते थे, जो कि 2001-2 की बात है। बट 2016-17 में वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कम हो गया और अभी हम कितना % कमा रहे हैं, 15.3%। उसके पीछे रीज़न ये है कि डेवलपमेंट, नए नए इंडस्ट्रीज़ बनने लगे, ठीक है, सर्विस सेक्टर आने लगा, और एक और रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स के वजह से हमारे स्टेट की जो इनकम थी फ्रॉम एग्रीकल्चर वो क्या हुई, डिक्लाइन हुई। तो पहले हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये प्रॉब्लम्स आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स क्या क्या है।
आप भी खुद बता सकते हो कि ऐसा क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है। तो एक तो आपके सर पे आएगा कि फार्मर को जब प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता है, फाइनेंस की हेल्प नहीं मिल पाती है, तो जब फार्मर के पास पैसा नहीं होता है तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता, फार्मिंग नहीं कर पाता। और अगर लोन मिलता भी है तो एकदम हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, तो फार्मर का क्या हो जाता है, कर्जा। तो वो कर्जे के वजह से बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते क्योंकि वो लोग कुछ कमा ही नहीं पाते। और जब बारिश नहीं आती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से भी कितने बार फार्मर को नुकसान हो जाता है। एग्रीकल्चर का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पे एग्रीकल्चर क्या है, डिपेंडेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो आपके फार्मिंग पे भी उसका क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट। तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 देख सकते हो, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है कि वो लैंड मेरे नाम पे, मैं उसको होल्ड कर रही हूँ। तो अब पहले क्या होता था कि फार्मर्स के नाम पे लैंड नहीं होता था, फार्मर को वो जगह रेंट पे लेनी पड़ती थी और वो रेंट उनके लिए क्या हो जाता था, एक्सपेंसिव, ठीक है। ये सब लेनदार और ये सब के वजह से तो लैंड होल्डिंग्स क्या हो गए हैं, कम अभी भी। लेकिन अभी ये ज़मींदारी सिस्टम ये सब निकल चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे गांव में आज भी आप देखोगे कि वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अगर आप देखोगे फार्मर 3 क्लास में डिवाइडेड है। एक होते हैं लार्ज फार्मर्स, एक होता है मीडियम से, और एक होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो अपने महाराष्ट्र में लार्ज फार्मर से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और स्मॉल फार्मर्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जहाँ पे उनके पास खुद की लैंड नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, खुद का उनके पास इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो लोग फार्मिंग कर सके। तो इस रीज़न के वजह से ये फार्मर ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाते। तो अपने स्टेट में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। अगर आप फार्मिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करने लग जाते हो, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगते हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे लैंड की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। क्योंकि आखिर में आप केमिकल डाल रहे हो, और ओवर यूज़ ऑफ केमिकल कोई भी चीज़ की क्वालिटी को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स भी क्या कर रहा है, लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है, ख़राब कर रहा है। एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्रीकल्चर इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस का मतलब होता है कर्जा। इनडेप्टनेस का मतलब क्या होता है, कर्जा। जब फार्मर इतना ज़्यादा लोन ले लेते हैं और वो लोग इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते, तो उनके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, और कर्जा होने के वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर खेती नहीं हुई या क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं था, जिसके वजह से फार्मिंग वो लोग कर नहीं पाए। फार्मिंग नहीं कर पाए तो पैसे नहीं कमा पाए, और फिर वो लोग लोन भी नहीं चुका पाते, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। जो भी अपने स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स लाए हैं, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है लैंड को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे फार्मर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको हम दूर कर सके। फार्मर के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, या उनसे गलत पेपर पे साइनिंग करा के या अंगूठा वंगूठा लगवा के उनके सारे प्रॉपर्टी लैंड सब ले लेते हैं, तो वो सब से दूर ज़मींदारी सिस्टम ये सब को हटाने के लिए बहुत सारे रूल्स ये सब बनाए हैं, बट आज भी वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं। ओके, ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। आज भी बहुत सारी जगह पे प्रॉपर बारिश अगर नहीं हो रही है तो जगह अपना क्या बन पड़ जाता है, सूखा, ड्राई। और ड्राई लैंड में ऑब्वियसली बात है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आप ऑटोमेटिकली उस पर खेती नहीं कर पाते। उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल।
आज एग्रीकल्चर में जल्दी से कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी पूछोगे कि इन्वेस्ट करें, तो वो लोग ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखेगा। और एग्रीकल्चर क्या है ना, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल ऑक्यूपेशन है। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या हो जाए, क्योंकि ये पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट आपको प्राइवेट का ज़्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, बट प्राइवेट को आगे होके जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो एग्रीकल्चर में इतना मिल नहीं पाता है। ओके। और फिर इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें ये भी आता है कि हमें रूरल एरिया को भी क्या करना है, डेवलप करना है। तो वो भी सिर्फ प्लानिंग किया हुआ है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं किया है कि रूरल एरिया को डेवलप करे, वहाँ के लोगों को काम मिले। वो सब चीज़ें भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और लास्ट पॉइंट फिर लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। मार्केटिंग, आज अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना मार्केटिंग और प्रमोशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एग्रीकल्चर का तो मार्केटिंग आप ज़्यादा देख ही नहीं पाते, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो कि हम एग्रीकल्चर में इतना अरेंज ही नहीं कर पाते। इसके लिए इस सेक्टर का ज़्यादा प्रमोशन मार्केटिंग भी नहीं हो पाता है। जितना गवर्नमेंट कर सकती है उतना वो कर लेती है। और वही कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिसके वजह से क्या होता है ना, एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के जनरल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अभी ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ना जिसका सल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें मिल जाए। ये इतना भी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके लिए अपने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स के क्या निकाले हैं, सल्यूशन। तो आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक देखोगे ये उसी पे ही है, मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये कब की बात है, ये 2016-17 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनको लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है और एग्रीकल्चर से इनकम भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सल्यूशंस निकाले हैं। तो ये वही सल्यूशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। सल्यूशन नंबर 1, अगर प्रॉपर फार्मिंग करनी है तो आपके पास अच्छी क्वालिटी के क्या होने चाहिए, सीड्स। अभी फार्मर का प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर उनको अच्छे क्वालिटी के सीड्स खरीदने हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं मार्केट में, तो वो खरीद नहीं पाती क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे मदद करती है और उन सारे फार्मर्स को स्कीम के थ्रू अच्छे क्वालिटी के सीड्स क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है, फ्री में नहीं, रीज़नेबल प्राइस में। रीज़नेबल प्राइस मतलब जो प्राइस हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ठीक है ये प्राइस में हम क्या कर सकते हैं, सीड्स को खरीद सकते हैं। और वो सीड्स का नाम भी आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, सीड्स को बोलते हैं HYV सीड्स। क्या बोलोगे ये सीड्स को, HYV। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। तो अगर हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स मिलेंगे तो यही सीड्स आपको फार्मिंग में क्या करेगा, मदद कर सकते हैं। आप अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो अगर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके हिसाब से प्रॉपर है तो ये तो सल्यूशन नंबर 1 दे दिया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेगी रीज़नेबल प्राइस पे। सल्यूशन नंबर 2, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग आउटलेट्स ओपन कर रही है। अभी आउटलेट्स का मतलब होता है शॉप, दुकानें। आउटलेट्स का मतलब क्या होता है, दुकानें। अभी जैसे कि हमने प्रॉब्लम में पढ़ा था कि केमिकल और फर्टिलाइज़र अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, खेती ख़राब हो सकती है। तो फार्मर ने ऐसे दुकानें खोली हुई है जहाँ पे वो लोग फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन साथ में वो उनको गाइड भी करेंगे कि कितना यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। वो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी फार्मर को दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस इरिगेशन के वजह से ही तो हम पानी यूज़ कर सकते हैं। लैंड बहुत ड्राई हो जाता है
ड्राई लैंड का रीज़न क्या है कि वहाँ पे जब उनके पास पानी नहीं होता, तो पानी नहीं है तो फिर वो प्रॉपर फार्मिंग नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि महाराष्ट्र स्टेट में जहाँ जहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग हो रहा है वहाँ पे वो लोग इरिगेशन का फैसिलिटी दे, ठीक है, जिससे पानी उनको प्रॉपर मिल सके। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बहुत सारे ऐसे पंप, ऑब्वियसली बात है पंप ये सब यूज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप पंप चालू नहीं कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाने का या बिजली जाने का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो ताकि पंप ये सब वो लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकें। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन निकाला है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट। अभी फार्मर को प्राइवेट बैंक्स जो होती है वो जल्दी से लोन नहीं देती है, तो गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए अलग से एक बैंक भी चालू किया है जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर जो आपका 5 है उसमें पढ़ेंगे। बस बैंक का नाम फिलहाल आप याद रख लेना, नाबार्ड। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड करके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है कि अगर किसी फार्मर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो नाबार्ड उनको फाइनेंशियली क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। तो फार्मर को भी पैसा भी मिल जाएगा, कैपिटल का भी अरेंज उनके पास हो जाएगा। ओके, फिर सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है APMC। APMC का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। अब क्या होता है कि फार्मर्स ने क्रॉप से सब ग्रो तो कर लिया, अब उनको वही चीज़ को मार्केट में पहुंचाना है। अभी पहले क्या होता था, पहले मिडल मैन होते थे, तो मिडल मैन फार्मर्स को बेवकूफ़ बनाते थे, कम प्राइस में फार्मर से ख़रीद के मार्केट में एकदम हाई रेट में बेचते थे, तो इससे फार्मर कुछ कमा नहीं पाता था। अब वो मिडल मैन का सिस्टम ही निकाल दिया। अभी ये पूरी कमिटी सेटअप हुई है। ये कमिटी क्या करते हैं ना, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको मार्केट का नॉलेज देते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस पे उनको बेचना है, कैसे सीड्स यूज़ करने हैं, कैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है। ये कमिटी, इनका पूरा काम है। ये लोग पूरा एक्सपोर्ट जोन्स भी क्रिएट करके रखे। अगर इस कमिटी को लग रहा है कि हम कुछ जो भी प्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर में उसको एक्सपोर्ट कर सकते, तो ये कमिटी मदद करती है एक्सपोर्ट करने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, पैकेजिंग ये सब में हेल्प करती है, क्योंकि ये सब में बहुत पैसा लगता है। तो ये कमिटी फार्मर्स की क्या करती है, मदद करती है ये सब चीज़ों में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे कि अभी हम प्रॉपर मार्केटिंग एग्रीकल्चर का नहीं कर पाते हैं क्योंकि एडवर्टीज़मेंट ये सब करने के लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवा रहा है। अब वो अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहा है, आपके सिलेबस में डाल के। अभी आप जो भी पढ़ाई करते हो तो आपके सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में डाल देते हैं। तो जब आपके सिलेबस में वो टॉपिक आ गया है तो वो टॉपिक के बारे में आप पढ़ते हो, आप पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में क्या आएगी, जानकारी मिलेगी। और ऐसे एग्रीकल्चर का क्या होता है, मार्केटिंग होता है। जैसे कि आपकी 11th में ये चैप्टर डाल दिया इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, तो इससे अभी आप ये सब पढ़ रहे हो, ये सुन रहे हो, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये सारे एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स हैं और ये से कमिटी बनाई हुई है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ सल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के, जो कि काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी एफ़र्ट्स डाला हुआ है। और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए तो हमेशा से एफ़र्ट्स डालती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना वो अपना मेन ऑक्यूपेशन है। बहुत साल पहले जब ब्रिटिशर्स भी कंट्री में नहीं आए थे तो अपने कंट्री का जो मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम से वो एग्रीकल्चर ही था। और सबसे ज़्यादा आज हम एक्सपोर्ट भी स्पाइसेस और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही करते हैं। तो हमें इस सेक्टर को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानते हैं। इसके लिए इतना सब अवेयरनेस और इतना सब सल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए निकाला हुआ है।
ओके तो ये था आपका पहला सेक्टर जो कि हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में पढ़े थे। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इंडस्ट्री एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट सेक्टर होगा सर्विस सेक्टर। थैंक यू सो मच।